नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय बीजेपी महापरीक्षण अभियान में भाग लिया और इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को परीक्षण दिया गया। उन्हें आगामी चुनावी और संगठनात्मक रणनीतियों के बारे में जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को देश और प्रदेश की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही उन्होंने संगठन के महत्व और जन समर्थन बढ़ावे को लेकर भी उनके तरीकों को लेकर जोर दिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों ने हिस्सा लिया और उत्साहपूर्वक माहौल रहा है। तो भोपाल में बीजेपी महापरीक्षण अभियान और सीएम मोहन यादव ने परीक्षण अभियान में भाग लिया है। आगामी चुनावी रणनीति पर भी जोर दिया गया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में आयोजित 24/7 रिविजन ऑफ रियलिटी मध्य प्रदेश जर्नी सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति, नवीनकरण ऊर्जा और राज्य में 24/7 बिजली आपूर्ति योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि राज्य ने बिजली वितरण, नवीकरण और ऊर्जा ग्रिड स्थिरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने इस अवसर पर अन्य राज्यों और ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ अनुभव साझा किया। भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र की नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मॉडल की सराहना की। अपने अपने तरह से सरकारें भी अपना काम कर रही है और सरकार के साथ जुड़ करके आप सब प्रतिष्ठित व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए सभी सज्जन अपने अपने ढंग से इसमें भविष्य की संभावना में अपना योगदान देख रहे हैं। ये बात सही है कि मैं आज अपने राज्य के बजट के बाद मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था और चुनौती भी थी कि एक साथ 3 कार्यक्रम करना रात तक, और कल वापस मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद का मेरा जवाब आना है, उसकी तैयारी बाकी है। लेकिन हमने जैसे प्रतिबद्धता दी है यशस्वी प्रधानमंत्री से, इस बात को सीखते हैं कि काम ही भगवान है, काम के आधार पे अपनी पहचान बनना चाहिए। जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे, तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री को तो साथ में रहना ही चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमने अपने यशस्वी नेतृत्व से भी सीखा है और ये और अच्छी बड़ी बात है कि खासकर हमारे लिए आज के समय में जब निवेशकों के लिए उनके भविष्य के व्यापार व्यवसाय की संभावना वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो राज्य हमारी एक व्यवस्था होता है और राज्य के अंदर जैसे कि मिनिस्ट्री होती है और मिनिस्ट्री में हमारे बीच में माननीय राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं। लेकिन मेरा भी एक शुरू से आग्रह रहा है कि हम अपने राज्य को अगर वित्तीय व्यवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निवेशकों के लिए पहली जरूरत रहती है कि हम उस राज्य से व्यापार व्यवसाय तो करें, लेकिन व्यापार व्यवसाय के साथ एक बड़ी बात, भरोसे के साथ उस राज्य के मुखिया का भरोसा भी चाहिए, ताकि हम पैसा लगाएं तो सुरक्षित पर रहना चाहिए ना। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो बहुत पड़ा है बैंक में, लेकिन मन का विश्वास और दिमाग में योजना दो हो तो पैसा बनेगा, नहीं तो फायदा क्या है। तो ये जो व्यापार व्यवसाय के उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले लोग बैठे हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और राज्य अपना कमिटमेंट पक्का करेगा। और ये एक ऐसा पवित्र क्षेत्र भी है जिसके बारे में जिस प्रकार से हमने कदम भी बढ़ाए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये राज्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूँगा तो राज्य में केवल चुने हुए जनप्रतिनिधि का रोल नहीं है, उसमें उस काम को समझने वाले सुयोग्य अधिकारी भी चाहिए और उन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी पुराना चाहिए कि वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध कितने, उनका रिजल्ट क्या है, वो अभी तक के उनके अपने पुराने अनुभव क्या है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे इस राज्य के अंदर जब मैं अपनी मिनिस्ट्री में मंत्रियों को काम बांट रहा था तो मैंने अपने अधिकारियों का भी देखा कि भाई अधिकारी कौन किस तरह के किस स्तर के हैं, तो जो अधिकारी जिस तरह के हैं उसको उस तरह से काम दे करके मुझे पसंद है कि नवकरणीय ऊर्जा में बड़ा नाम हमारे मनु श्रीवास्तव जी का भी है
जिनकी स्वयं की कल्पकता भी अद्भुत है, जो स्वयं भी इस तरह से विचार विमर्श करते हैं कि एक आदमी अधिकारी के माध्यम से काम को बढ़ाया जा सकता है, और एक अधिकारी बैठ जाए तो शनि का पांव रख दे तो काम को पता नहीं कहां पहुंचा। ऐसे में जो पैसा लगाने आ रहा है उसकी आत्मा से पूछो, जिसके पैसे फंस जाए, रुपये का ₹1.25 हो जाए चल जाएगा, ₹1.10 चल जाएगा, लेकिन रुपये के लाले पड़ जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा ना। रुपये के 90 पैसे थोड़ी करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में मैं समान रूप से इन बातों को, हमारे यहाँ वैसे प्रशासनिक दृष्टि से भी लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब क्षेत्रों में आज सबसे तेज गति से आर्थिक दृष्टि से औद्योगिकरण के लिए हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, और केवल ये नवकरणीय ऊर्जा, और नवकरणीय ऊर्जा तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, बाकी सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से काम किया है। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी गति से अगर कोई राज्य गति से प्रगति कर रहा है, आमतौर पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी थी, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होने के साथ हमारे पास कई सारी अनुकूलता थी, लेकिन उस तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी। तो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और विदेश में भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म को हम अपना उपयोग कर रहे हैं, और उस तरह से ही कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने इस राज्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, राज्य में निवेशकों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और निवेशक और राज्य दो मिलकर के देश और प्रदेश को आगे बढ़ाए। इस भूमिका में ला करके, चाहे विदेश के हो या अपने देश के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं। और कोई भी काम करने के पहले उससे जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय के लोगों से उन बारीकियों में भी जाना चाहते हैं, जिसके कारण से हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो हमारे विश्वास में। क्योंकि जब आपके बीच में नवकरणीय ऊर्जा की और एक नया प्रयोग है, अभी तो केवल सोलर और विंड पे ही जा रहे थे, अब तो 4 घंटे 6 घंटे पे आ गए, अब तो हमने कहा 24 घंटे के लिए भी चल रहा है। तो ये जो स्टोरेज के माध्यम से बिजली की हमारी अंदर की ताकत को नए प्रयोगों के बलबूते पर 24 घंटे अगर हम बिजली की बात सोच रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रयोग भी है। और बड़े प्रयोग में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश उसमें आया है, जो सबसे पहले कदम बढ़ा करके इस गारंटी की तरफ आगे बढ़ रहा है कि हाँ, आज के इस दौर में कोई संशय मत रखो, बाद में सब गिनती करते रहेंगे, लोग दौड़ लगाएंगे, लेकिन आज हम अपने राज्य के अंदर भी नवकरणीय ऊर्जा से, खास करके सोलर एनर्जी से ना, 24 घंटे बैटरी स्टोरेज के आधार पर बिजली को हम खपाने के लिए, उसके लिए व्यापार का माहौल बनाने के लिए तैयार है। वैसे तो पंप स्टोरेज से लेकर विंड, सोलर, सभी प्रकार के नवकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। मैं तो कई जगह सुनाता भी हूँ कि हमारे कई प्रकार के हमारे राज्यों के अंदर के संबंध भी मोदी जी के कारण से, पहले राज्य लड़ते थे आपस में, कर्नाटक और आंध्र और तमिलनाडु और केरल, सबके झगड़े चलते थे। लेकिन आज के समय में हमने परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए, एक तरह से सभी प्रकार के संबंधों को सुधारने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बेहतर समन्वय करते हुए दोनों राज्य की प्रगति के रास्ते ढूंढे। तो नदी बंटवारे में राजस्थान के साथ हमने पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट पर काम किया। मोदी जी के आशीर्वाद से एक बड़ा प्रोजेक्ट, दोनों राज्य के 15-15 जिलों को पानी की उपलब्धता रहेगी और अपने दोनों जिलों में बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे में जब उनको कुछ बड़े इशू को सॉल्व कर लेते, 20 साल से हमारा दोनों के बीच झगड़ा चलता था पुराने समय से, हमारा पानी कम लेंगे, वो ज़्यादा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हमने कहा पानी तो ले रहा है भाई, कोई पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा दे दें तो भारत में क्या, अपने ही तो है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। वो पानी तो फालतू में बह के अरब सागर तक जा रहा है, वहाँ कोई क्या कर लेगा। लेकिन वो अधिकारियों की कठिनाई होती कि उनकी सीमा होती है। तो मैं तो अधिकारियों से भी कहता हूँ, भैया आपको जो कहना हो कह दो, आपको जो लिखना हो लिख दो, हमारा क्या जाएगा, हम तो उसमें जो लिखना वो देश के हित में सब कर देंगे, क्योंकि हमको नौकरी थोड़ी करना है, हमको तो प्रदेश और देश की दृष्टि से विचार करना है। और ये चुनी हुई बॉडी का अपना एक थोड़ा कमिटमेंट भी होना चाहिए कि अगर हमको बड़े निर्णय लेना तो मोदी जी से सीखना पड़ेगा ना। जीएसटी लगाना तो लगाना, भले ही कुछ भी हो जाए, और लगा कि नहीं लगा उसका लाभ भी मिला। हमने सबने देखा कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। आज अपने 10-12 साल के अंदर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार में इतने कठिन निर्णय लेने के बावजूद भी माननीय मोदी जी का नेतृत्व दिनों दिन और बढ़ते ही जा रहा, अच्छा ही लग रहा ना, नहीं तो असंभव लग रहा था।
अपने बीच आज के दौर में भी, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब समझ रहे होंगे, वैश्विक परिदृश्य में चुनी हुई सरकार के माध्यम से जनता का समर्थन जुटा करके पहले तो पूर्ण बहुमत की सरकार लाना ही असंभव था। अभी 2014 के पहले 30 साल हो गए थे, कभी 24 दलों को मिला, कभी 26 को मिला, सूझ भी नहीं पड़ रही क्या हो रहा है। लेकिन उस सब के बाद भी सरकारें चल रही थी, लेकिन अपने बलबूते पर विश्वास बना करके और उसके आधार पर कठोर निर्णय लेना, अगले चुनाव से फिर अगले चुनाव तक जाने के बीच में। लेकिन देश को आवश्यक है, इसलिए सारे निर्णय लिए। तो आज बदलते दौर में हमको मालूम पड़ गया कि कोई बात नहीं, एक बड़े भाई साहब बहुत दिन तक एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे या हमको अनुमति नहीं दे रहे थे, तो उनको छोड़ के दूसरों से ही व्यापार व्यवसाय का रास्ता निकाल लिया। ये भी तो वर्तमान का कितना अच्छा समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलो उनने मोहलत दे दी कि कोई और मार्ग भी ढूंढ लो, अपने को क्या जा रही है, चलो भैया। तो अपने आप लाइन पे आ गया कि नहीं मैं भी तैयार हूँ, तो पहले ही तैयार थे, कोई बात नहीं, आज तैयार हो कल तैयार हो, हमने तो हमारे मार्ग बना ली। अब ये बड़ी बात है ना, इतने अच्छे व्यापार के कितने अच्छे मार्ग बनाना है। तो कभी कभी ईश्वर के साथ इन व्यवस्थाओं के आधार पर जीते जीते मुझे भी अच्छा लग रहा है। नवकर्णी ऊर्जा में जिस जगह मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र फडणवीस जी का ये महाराष्ट्र राज्य बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन 24 घंटे बिजली में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे और आनंद आया आपके सबके साथ। वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, हम तो सब परस्पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। लेकिन नए प्रयोग में जो हिम्मत होना चाहिए, वो हिम्मत की कीमत आपके सबके साथ है। हम और आप सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सब प्रकार के आश्वस्ति के लिए मैं स्वयं आया हूँ। और आने के पीछे भाव भी वही जो मैंने प्रारंभ में कहा है। अब बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ, नेता आदमी को, व्यापारियों को बड़ा मुश्किल जाता है भाषण सुनना भी, लेकिन अपनी बात को रखने में तो संकोच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ज़्यादा बोलो तो भी समझ में नहीं आता, कम बोलो तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। भाषण का एक कायदा, पहले पत्र लिखते थे, आजकल तो बड़ा संकट हो गया डिजिटल युग में। पूरी कहानी लिख दो और फिर आखिरी में आगे क्या लिखूं, आप खुद समझदार है। उतने 2 शब्द में सारी बात आ जाती थी, कितनी भी कहानी लिखो। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब इसके अच्छे प्लेयर हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका मध्य प्रदेश के साथ बनने वाला रिश्ता व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से हम मालीगांव रोड एमजी रोड पर रात को देर रात बताया गया एक तेज रफ्तार कार ने 7 वाहनों को टक्कर मार दी। और इस हादसे में बताया गया कि टक्कर मारने के बाद 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और घायल लोगों की पहचान सौरभ, अनिकेत और सचिन और राज वर्मा के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो वाहन चला रहे व्यक्ति गजानन मालवीय भारी नशे में थे और पुलिस ने तुरंत ही उन्हें हिरासत में ले लिया है। स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है और साथ ही मामले की जांच के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर सतर्क रहें और तेज रफ्तार वाहन चलाने से बचें। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया गया कि हादसे की खबर यहां से सामने आई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसके साथ ही मालीगांव रोड पर यह हादसा हुआ, जहां पर देर रात को एक तेज रफ्तार कार ने 7 वाहनों को टक्कर मार दी। और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों की पहचान सौरभ, अनिकेत और सचिन के और इसके साथ ही राज वर्मा के रूप में की गई है। सूत्रों की माने तो वाहन चला रहे व्यक्ति गजानन मालवीय भारी नशे में थे और जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें हिरासत में ले लिया और स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है। साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है। और पुलिस ने नागरिकों से ये भी अपील की है कि वे सड़क पर सतर्क रहें और तेज रफ्तार वाहन ना चलाएं, नशे में वाहन ना चलाएं। शाहपुरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। शाहपुरा थाना के SHO प्रवीण सिंह ने बताया है कि हादसा बेलखेड़ा की ओर से शाहपुरा आ रहे 6 लोगों के साथ हुआ है और इसके साथ ही रास्ते में उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी गई। घायल 4 लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।
थाना शाहपुरा अंतर्गत जो सुरई है, सुरई में जहाँ पर नेशनल हाईवे निकला हुआ है, वहाँ की घटना है इसमें। और इस घटना में 2 लोग की मृत्यु हुई है। इसमें कुल मिला के 6 लोग थे जो कि बेलखेड़ा तरफ से शाहपुरा तरफ आ रहे थे और उसी दौरान पीछे से किसी वाहन ने इनको टक्कर मारी है। स्पॉट पर 2 लोग की मृत्यु हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। जबलपुर शहर के कुछ इलाकों में कल रात को 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई और जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण कर लिया और इलाके में भारी पुलिस भी तैनात किया गया ताकि किसी की भी यहां पर बताया गया कि अप्रिय घटना को रोका जा सके। और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस घटना के कारणों की जाँच कर रही है और इन्वॉल्व व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है। तो जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 2 गुटों में झड़प की खबर सामने आई और इसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की। जबलपुर शहर के कुछ इलाकों में कल रात को 2 गुटों के बीच में झड़प हुई है जिससे कि स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में किया और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और इसके साथ ही इस घटना में कौन कौन शामिल है उसकी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है। फागुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के अवसर पर ही उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। और इस अवसर पर पूजा पाठ और हवन के माध्यम से भक्तों ने महाकाल की कृपा प्राप्त करने की विशेष आराधना भी की है। और इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी किए हुए थे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित हो सके। भस्म आरती का यह आयोजन हर साल धार्मिक अनुशासन और परंपरा के अनुरूप ही संपन्न होता है। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बाबा महाकाल मंदिर में आरती की गई और इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए, अपनी मनोकामना मानते हुए यहां पर श्रद्धालु दिखाई दिए। फागुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण भी देखने को मिला है। इस अवसर पर पूजा पाठ और हवन के माध्यम से भक्तों ने महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष आराधना की है। और इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी किए थे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित हो सके। भस्म आरती का यह आयोजन हर साल धार्मिक अनुशासन और परंपरा के अनुरूप ही संपन्न होता है। तो उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में भव्य आरती और जहां पर तृतीया तिथि पर ये भस्म आरती की गई, मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर पुख्ता रखी हुई थी। फागुन शुक्ल पक्ष का यह आयोजन था जिसमें कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपनी मनोकामना मांगते हुए श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी पुख्ता नजर आए हैं। आपको बता दें कि अनुशासन का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया था और इसके साथ ही आरती में ही बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु मौजूद नजर आए। तो फागुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के अवसर पर ही उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण भी देखने को मिला। इस अवसर पर पूजा पाठ और हवन के माध्यम से भक्तों ने महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष आराधना की। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, उनको सारी सुविधाएं मिल सके। भस्म आरती का यह आयोजन हर साल धार्मिक अनुशासन और परंपरा के अनुरूप ही संपन्न होता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।